बिली शो के साथ आदाब अर्ज़ करता है अपने तमाम सामीन की खिदमत में। और आज की महफ़िल में हम मुख्तलिफ़ किस्म के मौज़ूआत के ऊपर बात करेंगे, जिसमें हम बात करेंगे कि मनी ट्रांसफ़र सर्विसेज कहाँ से अवेलेबल हैं और क्या बेस्ट ऑप्शंस क्या हैं, और फिर रियल एस्टेट मार्केट की बात करेंगे, फिर बात करेंगे मॉर्गेज मार्केट की, और मुख्तलिफ़ किस्म के जो स्पीकर्स हैं वो भी शामिल होंगे और अपने जो है इनपुट प्रोवाइड करेंगे। डेरन फ्राम 1% रियल्टी एंड बाबर फ्राम रियल्टी पॉइंट भी शामिल होंगे। तो आइए जनाब क्विकली बात करते हैं। आज के सेगमेंट में हम न्यूट्रिशन को भी ऐड कर रहे हैं, तो आइए जनाब क्विकली बात करते हैं कि इस ईरा के अंदर जो आज का दौर है, इस दौर में आप अपनी जो नरिशमेंट है और न्यूट्रिशन है उसको किस तरह से जो है वो आइडियल बना सकते हैं, ताकि जो हालात को फेस करने के लिए आप एक जो बॉडी है वो एक बेहतरीन रिस्पॉन्स दे सके। तो उसका जवाब ये है कि अपना जो स्ट्रेस है वो जो है काबू में रखें, और इतना ही स्ट्रेस लें जितना कि आप हैंडल कर सकते हैं। बेहतर है कि स्ट्रेस को कम से कम करें। इसके अलावा जो आपकी ग़िज़ाइयत के अंदर जो चीज़ें शामिल होनी चाहिए वो उसके अंदर फल और सब्ज़ियां शामिल हैं, ख़ुसूसन वो सब्ज़ियां जिनके अंदर जिंक है, या जिनके अंदर फोलेट्स हैं, या जिनमें विटामिन सी है, B6 है, B12 है, और विटामिन ए और डी हैं। ये वो ज़रूरी अज्जा हैं जो कि जिस्म को चाहिए अपने दिफा के लिए। तो इन अज्जा को ज़रूर अपने उसमें शामिल करें फूड प्लान के अंदर। विटामिन डी जो है और वो आपको मैसर हो जाती है मुख्तलिफ़ किस्म की फ़िशेस से, सी फूड से अवेलेबल हो जाती है। और साथ में जो चिकन सूप है या बीफ का सूप है वो भी आपके जिस्म के लिए और आपके जिस्म की मदाफ़ियत के लिए काफ़ी ज़रूरी है। ये भी जो है साइंटिफिक बेसिस पे भी साबित हुआ है कि जो गार्लिक है वो वायरसेस से लड़ने के लिए काफ़ी मुफीद चीज़ है। तो गार्लिक को अपनी ग़िज़ाओं में ज़रूर शामिल करें। मुख्तलिफ़ किस्म की मुख्तलिफ़ जो हैं डिशेस बन सकती हैं जिसमें कि गार्लिक शामिल हो, जैसे गार्लिक चिकन, गार्लिक ब्रेड, और इसके अलावा गार्लिक आप पीस कर जो है मुख्तलिफ़ ग़िज़ाओं में भी शामिल कर सकते हैं, तो वो शामिल करें। जिंजर और अनियन भी जो हैं वो मुख्तलिफ़ किस्म की सब्ज़ियां हैं जो कि जिस्म की क़ुव्वत मुदाफ़ियत को इन्हांस करती हैं। इसके अलावा चलिए अब क्विकली बात करते हैं रेमिटेंसेस की। तो रेमिटेंसेस जो है जब बात आती है हमारी ईद की, दिवाली की, इन सब खुशियों की, तो इंसान जो है वो अपने बहुत सारे लोग जो कि यहाँ पर रह रहे हैं और जिनकी एक्सटेंडेड फैमिलीज़ इंडिया या पाकिस्तान में हैं, तो वो अपने एक्सटेंडेड फैमिली को जो है मनी भेज रहे हैं, और इस मनी को भेजने के लिए वो मुख्तलिफ़ किस्म की सर्विसेज इस्तेमाल करते हैं। जो उसमें से बहुत सारे ऑप्शन हैं, जैसे मनीग्राम है एक सर्विस जो कि अलीबाबा की एक सब्सिडरी है, और अलीबाबा जो दुनिया की बहुत बड़ी ई कॉमर्स कंपनी में से एक है। इसके अलावा वेस्टर्न यूनियन भी है जो काफ़ी पुरानी काफ़ी अच्छे सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं, लेकिन इनके चार्जेस ज़्यादा हैं मनीग्राम के मुकाबले में। और CIBC मनी ट्रांसफ़र भी है, और दूसरे बैंक भी मनी ट्रांसफ़र की सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं। लेकिन इनके अंदर जो बुनियादी तौर से जो मसला है वो ये है कि पहली बात ये कि मनी ट्रांसफ़र के जो सर्विसेज के चार्जेस हैं वो ज़्यादा हैं, और दूसरी बात ये कि टाइम ज़्यादा लगता है, और तीसरी बात ये कि जो अकाउंट टू अकाउंट ट्रांसफ़र्स हो रहे हैं वो रियल टाइम फैशन में नहीं हो रहे हैं।
यानी जो चीज़ मिसाल के 2-3 घंटे के अंदर हो सकती है, उसके लिए 2-2 3-3 दिन चाहिए होते हैं। तो वो 2-2 3 दिन चाहने से जो रेमिटर है उसको तो फ़ायदा नहीं है, लेकिन बैंकों को बहुत फ़ायदा होता है, क्योंकि वो फिर उस मनी को इस्तेमाल करके उससे पैसे बनाते हैं। एक बंदे का मिसाल के तौर पर उसने $1000 भिजवाए, तो वो तो एक छोटा अमाउंट है, लेकिन अगर आप सारे बंदों ने जिन्होंने पैसे भिजवाए हैं उनको सबको जमा कर लें तो वो काफ़ी बड़ा लंबा अमाउंट बन जाता है, जो कि बैंक इस्तेमाल करते हैं लेंडिंग के लिए, शॉर्ट टर्म लेंडिंग के लिए, और उससे पैसे बनाते हैं। इसके अलावा वो एक्सचेंज से भी पैसे बनाते हैं। एनी हाउ ये सब चीज़ें तो चलती रहेंगी, इसके लिए एक कानून साजी का फ्रेमवर्क चाहिए होगा। बग़ैर कानून साजी के तो जो है वो प्राइसेस जो है वो कंट्रोल में नहीं आएंगी इन सर्विसेज की, क्योंकि बैंकिंग स्ट्रक्चर जो है, जो कि बैंकिंग चैनल जो सबसे बड़ा चैनल है मनी ट्रांसफ़र के लिए, वो बैंकिंग स्ट्रक्चर एक ओलिगोपोलिस्टिक स्ट्रक्चर है कैनेडियन एनवायरनमेंट में, और उसमें जो कम्पिटिटिव मुकाबला साजी का जो रुझान पैदा करने के लिए न्यू प्लेयर्स लाने पड़ेंगे, और जो उन न्यू प्लेयर्स के आने के बाद जो है मुकाबला ज़्यादा होगा और कस्टमर्स को बेटर सर्विसेज मैसर होंगी। यूँ कह लें कि सोसाइटी को बेहतर सर्विसेज मैसर होंगी, और बैंकों का काम है सोसाइटी को सर्व करना, सोसाइटी की खिदमत करना, तो उसके लिए जो है मुकाबला साजी बड़ी ज़रूरी है। आइए चलें इसके साथ एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, और फिर ब्रेक के बाद वापस आते हैं और बात करेंगे हम मॉर्गेजेस के ऊपर। ओके सामईन, खुशामदीद टू बिल्ली शो में आपका मैं खुशामदीद कहता हूँ। और अब हम बात करते हैं मॉर्गेज के अंदर कि मॉर्गेज की दुनिया में क्या हो रहा है। मॉर्गेजेस जो हैं, मॉर्गेज को सर्व करने के लिए जो है सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ें जो हैं वो इनकम है। इनकम होगी तो मॉर्गेज जो है की पेमेंट होगी, अगर इनकम नहीं है तो मॉर्गेज की पेमेंट नहीं होगी। अब जो सूरत हाल कोविड के एनवायरनमेंट में आ रही है और जीडीपी जिस तरह से डिक्लाइन कर गया है, तो उसका मतलब है लोगों की इनकम भी डिक्लाइन कर गई है। और जो जीडीएस और टीडीएस रेशियोज़ हैं दो, जिसके ज़रिए से बैंक ये पता करते हैं कि एक बंदे के अंदर क्या सलाहियत है, कितनी उसकी कैपेसिटी है कि वो मॉर्गेज का डेट सर्व कर सकता है या नहीं कर सकता। अगर मिसाल के तौर पर जीडीएस एंड टीडीएस दोनों, जीडीएस 80% आ गई और टीडीएस 100% आ गई वर्स्ट के सिनारियो, तो उस सूरत में वो बंदा जो है वो नया मॉर्गेज नहीं ले सकता, क्योंकि उसके पास वो पेमेंट ही नहीं कर पाएगा। तो इस तरह मतलब है कि कंक्लूजन ये है कि जीडीपी के ड्रॉप होने से जो मजमूई तौर से कनाडा की इनकम फॉल कर गई है, नीचे गिर गई है, लेकिन मजमूई तौर से मॉर्गेज की पेमेंट जो है उस हिसाब से फॉल नहीं कर रही। ख़ुसूसन जो फिक्स रेट पे जो मॉर्गेजेस हैं उसमें तो वो इसी तरह जो पेमेंट अमाउंट चेंज नहीं होता। वेरिएबल के केस में जो है वो इंटरेस्ट का कंपोनेंट आपका रिड्यूस हो गया है, और जो प्रिंसिपल का जो जुज़ है वो इम्प्रूव हो गया है। यानी अब आपकी हर पेमेंट में से ज़्यादा अमाउंट जो है वो जाएगा प्रिंसिपल के रिडक्शन में, और कम अमाउंट जाएगा इंटरेस्ट के लिए, क्योंकि इंटरेस्ट रेट कम हो गया तो इंटरेस्ट एक्सपेंस कम हो गया। तो ये तो वेरिएबल की कहानी है। लेकिन चूँकि जीडीपी कम हुआ है और हर किसी को जो है वो पता है कि आपको जीडीएस जो चाहिए वो 32% चाहिए और टीडीएस जो चाहिए 40% चाहिए, लेकिन अगर मिसाल के तौर पर आपकी ये 32% से बढ़कर 60% या 70% हो गई है, तो ये गुड टाइम है कि ये सोच लें कि आपको कितनी हाउसिंग की ज़रूरत है। और अगर आपने मल्टीपल प्रॉपर्टीज़ बाय की हुई हैं और जहाँ पर टेनेंट भी डिफ़ॉल्ट कर रहे हैं तो रेंट पेमेंट में, तो वहाँ पर आपके पास एक अच्छा चांस है कि आप ये सोचें कि आपने या तो टेनेंट को रखना है और मज़ीद प्रॉब्लम में आना है, या कि प्रॉपर्टी को बेचना है। बहुत सारे केसेस में ऐसा होता है कि जब टेनेंट डिफ़ॉल्ट करते हैं इंटरेस्ट पेमेंट का, तो लैंडलॉर्ड जो टेनेंट की प्रॉब्लम है वो लैंडलॉर्ड की प्रॉब्लम बन जाती है। तो टेनेंट की प्रॉब्लम को कंट्रोल करने के लिए या तो आप ऐसा टेनेंट लेकर आएँ जो कि आपको स्टडी एक मुस्तकिल मिजाजी के साथ इनकम देता रहे, या अगर वो पॉसिबल नहीं है तो फिर आप आपको फिर टेनेंट को जो है ना इविक्ट करना पड़ेगा, नहीं तो वो प्रॉब्लम आ जाएगी। या फिर जो है तीसरा ऑप्शन है कि प्रॉपर्टी को सेल करना पड़ेगा, ताकि आप फेयर प्राइस हासिल कर सकें, फेयर मार्केट वैल्यू के ऊपर जो है वो फेयर प्राइस हासिल कर सकें। तो जो ट्रेंड है वो इतना अप नहीं होगा, डाउन रहेगा,
क्योंकि जो बिज़नेसेस हैं, जो ख़ुसूसन पुराने तरीके के बिज़नेसेस हैं, वो तो बंद हो जाएंगे। अब नए तरीके के बिज़नेसेस जो है ना वो आएंगे, जो कि टेक्नोलॉजी को बेहतर तरीके से अच्छे तरीके से इस्तेमाल करेंगे। वो बिज़नेस कामयाब हो जाएंगे, और जो टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे वो बिज़नेसेस जो हैं वो बंद हो जाएंगे। तो इसके साथ जो इस ट्रांजिशन में होगा ये कि इनकम पहले तो फॉल करेगी, और फिर उसके बाद इनकम जो है ना ग्रेजुअली आहिस्ता आहिस्ता इनकम एक पहले बॉटम को टच करेगी, बॉटम को टच करने के बाद फिर इनकम बढ़ेगी। तो उस दौरान में जब इनकम फॉल करेगी, तो इनकम के फॉल करने से जो होम प्राइसेस हैं वो भी फॉल करेंगी। तो मतलब एक ऑप्शन तो यही है कि जब तक कि ये जो डिफरल के प्रोग्राम चल रहे हैं और इनकम सपोर्ट है फेडरल गवर्नमेंट की तरफ से, उस वक्त तो मार्केट में इतनी इन्वेंट्री नहीं आएगी घरों को बेचने के लिए। लेकिन जैसे ही फेडरल डिफरल के प्रोग्राम ख़त्म होता है और आपकी गवर्नमेंट की इमरजेंसी जो हेल्प है वो भी ख़त्म होती है, तो बहुत सारे लोग जो कि मॉर्गेज नहीं पे कर पाएंगे, वो फिर या तो खुद से बेचने की कोशिश करेंगे प्रॉपर्टी, या फोरक्लोजर हो जाएगा तो बैंक उस सूरत में प्रॉपर्टी बेचने की कोशिश करेगा। बैंक के केसेस के अंदर जो है वो बहुत सारे जो है चार्जेस लगा देते हैं। तो अगर आप अपना बायर ला सकते हैं और अपने बायर को के ज़रिए से अपनी प्रॉपर्टी को सेल कर सकते हैं तो वो बेहतर है। और अगर आप बेहतर पहले प्रॉपर्टी को बेचकर जो है, अगर आपके पास एक्सेस प्रॉपर्टी है उसको बेच कर निकल जाए, तो वो तो शायद एक बेहतर ही ऑप्शन होगा। तो बहरहाल ये तो मेरा अपना पर्सनल ओपिनियन है। और याद रखें कि अगर कि जब आप अपनी प्रॉपर्टी को बेच रहे हैं तो और आपको लिस्टिंग एजेंट चाहिए, तो बाबर MBA और डेरन फ्रॉम 1% रियल्टी को याद रखें और इनको ज़रूर कॉल करें। आइए, ये मॉर्गेजेस के हवाले से मैं एक और बात कहना चाहूँगा कि जो जो करंट सिचुएशन है प्राइम रेट की, जो बैंकों ने अपने प्राइम रेट कम नहीं किए और जो बैंकों का प्राइम रेट नॉन स्टैंडर्डाइज है, तो ये वो एक आइडियल सिचुएशन नहीं है, काफ़ी डिसेप्टिव सिनारियो है। TD बैंक कहता है कि ओह हम तो चार्ज कर रहे हैं प्राइम प्लस 1%, और RBC कहता है यस हम भी चार्ज कर रहे हैं प्राइम प्लस 1%। या मिसाल के तौर RBC कहते हैं हम प्राइस प्लस 1% चार्ज कर रहे हैं, और TD आता है वो कहता है मैं भी प्राइम प्लस 1% चार्ज कर रहा हूँ। लेकिन बात यह है कि जो TD का जो प्राइम है वो 2.6 है, और जो RBC का जो प्राइम है वो 2.45 है। तो ये बड़ा डिसेप्टिव वे होता है। अगर आप इसके अंदर फर्दर उसका जायज़ा नहीं लेंगे, तो आप हो सकता है कि TD की तरफ चले जाएं जो कि आपको ज़्यादा चार्ज कर रहा है। तो इसमें मेरा ओपिनियन ये है, मैंने जो सजेस्ट किया है आसफ़ी को कि आप बैंकों के प्राइम रेट को जो है वो इंश्योर करें कि वो एक ही लैंग्वेज बात कर रहे हैं, या ये कहें कि RBC प्राइम रेट, या वो बोलें इसी तरह TD बोल सकता है T प्राइम रेट। यानी वो उसको या तो वो अपने उसके वो सेम लैंग्वेज इस्तेमाल नहीं करें, सेम डिसेप्टिव लैंग्वेज इस्तेमाल नहीं करें, या फिर वो उसको या तो सेम इस्तेमाल करें या फिर उसको जो है ना वो सेम रखें, रेट को सेम रखें। तो इस तरह से ये बिज़नेस चलता है। तीसरी चीज़, मॉर्गेज की मार्केट के अंदर जो अभी हो रहा है कि प्राइम रेट पास ऑन नहीं हो रहे। बैंक ऑफ कनाडा ने काफ़ी रेट कम कर दिए हैं, नए गवर्नर भी आ रहे हैं, मिस्टर टिफ। तो पॉसिबल है कि जो मॉर्गेजीज़ हैं और जो होम ओनरशिप जिनके पास है, उनको मज़ीद जो है वो कुशादगी पैदा करने के लिए ये भी चाहिए कि जो बैंक ऑफ कनाडा का इंटरेस्ट रेट है उसको ज़ीरो कर दें या नेगेटिव की तरफ ले जाएं। नेगेटिव 0.5 अगर कर देते हैं या नेगेटिव 2% भी कर देते हैं, तो उस सिनेरियो में भी जो है वो जो वेरिएबल होल्डर्स हैं उनका तो काफ़ी रिलीफ मिल जाएगा। मेरे ख्याल में ग्रेजुअली जो है नेगेटिव 2% की तरफ अगर रेट को ले आया जाए तो उससे काफ़ी लोगों को अक्रॉस कनाडा फ़ायदा पहुँचेगा। अब एक और चीज़ जो मार्केट में चल रही है, वो बात चल रही है स्ट्रेस टेस्ट के बारे में। तो स्ट्रेस टेस्ट के लिए जो है ना वो क्या अभी भी रेलिवेंट है जबकि इनकम फॉल कर रही है। एक ऑप्शन तो ये कि स्ट्रेस टेस्ट को ख़त्म ही कर दें। अगर हम स्ट्रेस टेस्ट को ख़त्म कर देते हैं तो फिर इसमें होगा ये कि बहुत सारे जो बायर हैं जो कि
इंटरेस्ट रेट के बढ़ने को सस्टेन नहीं कर सकते, वो मार्केट में आ जाएंगे। तो वो शुड भी प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, क्योंकि उन बायर्स के लिए जो है, अगर वो 5 साल के लिए अपने आप को बुक कर लेते हैं, तब तो 5 साल के लिए अपने रेट को फिक्स बुक कर लेते हैं, तब तो वो ओके हैं। मेरे ख्याल में स्ट्रेस टेस्ट को ख़त्म करके इसकी जगह पे जो है ना, वो ये कह दिया जाए कि जो न्यू बायर्स हैं वो आपका अगर वेरिएबल पे जाएंगे तो उन पर स्ट्रेस टेस्ट लगेगा, अगर वो फिक्स पे जाते हैं, फिक्स रेट मॉर्गेजेस कराते हैं, तो उन पर स्ट्रेस टेस्ट नहीं लगेगा। इस तरह का भी एक सोल्यूशन बन सकता है। तो मॉर्गेज की मार्केट में जो है ना, मुख्तलिफ बैंक जो हैं वो अपनी रिक्वायरमेंट्स को टाइट कर रहे हैं, जो कि मिसाल के तो हमेशा से होना चाहिए। और इसके अलावा जो डॉक्यूमेंटेशन के फ्रॉड हैं, वो जो है वो उनकी शनाख्त होनी चाहिए, और जितने भी मॉर्गेजेस हैं जिनके ऊपर डॉक्यूमेंट्री फ्रॉड हो रहा है, उसको बंद होना चाहिए। आइए बात करते हैं रियल इस्टेट की। रियल इस्टेट की मार्केट में इस वक्त क्या हो रहा है कि जो होम प्राइस, पहले बात ये कि होम सेलिंग एक्टिविटी गिर गई है नीचे, और साथ में लिस्टिंगें भी नीचे गिर गई हैं। और टोरंटो के मार्केट में सुनने आया कि कंडो की जो प्राइसेस हैं वो $65,000 से कम हो गई हैं। तो न्यू जो इन्वेस्टमेंट है वो कम हो जाएगी, और साथ ही साथ बहुत सारे जो कंडोज़ हैं जिन्होंने इन्वेस्टमेंट पर्पसेस के लिए बाई किए हुए थे, तो हो सकता है उनको रिटर्न ना मिले, और उनको ना रिटर्न मिलने की वजह से वो बेच दें अपनी कंडोज़, तो वो गलत भी मार्केट में आने वाला है। बहुत सारे न्यू प्रोजेक्ट जो कि फिजिबल नहीं रहेंगे, जिनकी वैल्यू जो है अंडर वाटर चली गई है, यानी उनकी जो प्राइसेस हैं वो, उनकी जो बुकिंग प्राइस है और जो करंट प्राइस है वो नीचे गिर गई है, तो वो प्रोजेक्ट भी क्लोज हो सकते हैं। तो ये बात थी आपके जो रेमिटेंसेस, सॉरी, रियल इस्टेट के बारे में। चलिए अब बात करते हैं क्विकली स्मार्टनेस के बारे में, कि जो सिटी ऑफ टोरंटो है उसको स्मार्ट कैसे बनाया जा सकता है। तो सिटी ऑफ टोरंटो को स्मार्ट बनाने के लिए सबसे पहले हमें स्मार्ट पीपल चाहिए। और जो चीज़ नोटिस में आ रही है कि सिटी ऑफ टोरंटो में जेंडर इक्वलिटी को लाने की ज़रूरत है सिटी ऑफ टोरंटो के एडमिनिस्ट्रेशन में। और सिटी के अंदर जो है 50% वुमेन है, तो सिटी ऑफ टोरंटो की जो एडमिनिस्ट्रेशन में टॉप टू बॉटम जो है वो 50% आधी जो है ख़वातीन होनी चाहिए। आधी ना सिर्फ ख़वातीन होनी चाहिए, बल्कि मैं तो कहता हूँ कि मेयर या डिप्टी मेयर जो है वो खातून ही होना चाहिए। राइट नाउ ये सिचुएशन के मेयर और डिप्टी मेयर दोनों ही मर्द नज़र आते हैं। तो अगर हम डिप्टी मेयर को तो सेलेक्ट कर लिया, लोगों ने इलेक्ट कर लिया है, तो डिप्टी मेयर को अगर वुमेन कर देते हैं तो वो भी हमारे लिए वो भी, इसकी वजह से भी जेंडर इक्वलिटी जो है ना वो अटेन हो सकती है। तो बहरहाल सबसे पहले तो गवर्नमेंट को काम करना चाहिए जेंडर इक्वलिटी के लिए। सबसे पहले गवर्नमेंट को ही काम करना चाहिए। गवर्नमेंट के जो रिक्रूटमेंट क्राइटेरिया होना चाहिए कि भाई ठीक है, हमें आधे बंदे और आधी बंदियाँ चाहिए, इस तरह से काम करना चाहिए। जेंडर इक्वलिटी से फ़ायदा ये होगा कि जो रिप्रेजेंटेशन जब वुमेन को मिल जाएगी, तो वो अपने लॉट को फ़ायदा पहुँचाने के लिए ज़्यादा कर सकते हैं। तो ये है इसकी लॉजिक। चलिए अब इस पे अभी एंड करते हैं, और बाद में मज़ीद बात करेंगे। थैंक्स।